जब आप पुलिस की कस्टडी में होते हैं, जैसे जब भी कोई क्राइम होता है, क्राइम के बाद सबसे पहली चीज़ जो होती है वो होती है पुलिस आपको अरेस्ट करती है। अगर आपने कोई क्राइम किया है तो पुलिस आपको अरेस्ट करेगी। जैसे पुलिस आपको अरेस्ट करती है, अरेस्ट का मतलब क्या है कि आप पुलिस की कस्टडी में हैं। और इसीलिए जो हमारे लॉ मेकर्स थे, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, उन्होंने डिटेंशन को भी इसमें ऐड किया, क्योंकि ये डिटेंशन एक ऐसी चीज़ थी जिसको अंग्रेज़ बड़ा इस्तेमाल करते थे, खूब इस्तेमाल करते थे, या जो भी सरकार आई उसने भी खूब इसका इस्तेमाल किया। पार्लियामेंट ने, क्योंकि ये ताकत पार्लियामेंट को दी गई है 22 सब क्लॉज 7 में स्पेसिफिकली दी गई है। वैसे तो अगर आप देखोगे तो प्रिवेंटिव डिटेंशन एक कॉन्करेंट लिस्ट का हिस्सा है। कॉन्करेंट लिस्ट का हिस्सा होने का मतलब क्या है कि नमस्कार दोस्तों, तो एक बार फिर से स्वागत है आपका इंडियन पॉलिटी की सीरीज़ में हमारे यूपीएससी मंजिल बयान एकेडमी चैनल पर। आई होप आपने पुरानी सारी वीडियोस जो है 12-13 लेक्चर्स हो चुके हैं, अभी काफ़ी आगे तक हम बढ़ चुके हैं फंडामेंटल राइट्स के, ऑलमोस्ट हम सेकुलरिज्म तक पहुंच गए हैं अभी तक। आई होप आपको वो सारा कुछ जो पीछे हमने डिस्कस किया वो सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। कुछ लोग इसमें पीडीएफ की भी उन्होंने डिमांड करी कि पीडीएफ कहाँ पर मिलेगा, तो बहुत जल्दी हम एक चैनल बना करके टेलीग्राम पर आपको ये सारी पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड करा देंगे, या टीम देख लेगी वो कैसे आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराना है। वी विल प्रोवाइड यू दी पीडीएफ। ये सारी चीज़ें जो बोर्ड पर यहाँ पर लिखी है, जो भी आपको यहाँ पर दिखता है वो सब आपको दे दिया जाएगा, ताकि आपको मतलब डबल वर्क ना करना पड़े, कॉपी वॉपी में उस चीज़ को ना लिखना पड़े। तो पुरानी जो अपनी डिस्कशन हुई थी पिछले वीडियो में, उसमें हमने आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 को बड़ी व्यापक तरीके से डिस्कस किया था। आर्टिकल 20 को जब हम डिस्कस कर रहे थे तो वहाँ पर कुछ राइट्स आपको दिए गए थे कि अरेस्ट अगर आपको पुलिस ने कर लिया है तो फिर आपके पास क्या क्या राइट्स होते हैं। तो उसमें हमने मतलब मोटा मोटा देखा था कि आपको अपने खिलाफ गवाही देने के लिए कोई बाध्य नहीं कर सकता। दूसरी चीज़, एक ही अपराध के लिए आप 2 बार आपको सज़ा नहीं हो सकती। ये सारी चीज़ें हमने देखी थी। फिर जो अपराध आपने एक टाइम पर कभी किया था, जो उस समय अपराध नहीं था, आज की डेट में अगर वो अपराध हो भी गया है तो आपको उसकी सज़ा नहीं मिलेगी। इस तरीके की हमने आर्टिकल्स वहाँ पर देखे थे। अब देखिए क्या है कि आज हमें डिस्कशन जो है वो आर्टिकल 22 को काफ़ी डिटेल में समझना है। एक्चुअल में अगर मैं कहूँ तो आर्टिकल 20 और 21 में केस लॉस के हिसाब से काफ़ी कुछ एडअप होता है। 21 में तो मतलब वो अपने आप में एक पूरा समंदर था। 21 में बहुत सारे केसेस, हालांकि हमको उतने सारे केसेस डिस्कस करने की कोई ज़रूरत नहीं है यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, जितने इंपॉर्टेंट थे वो सारे केसेस हमने डिस्कस कर लिए थे। लेकिन फिर भी आर्टिकल 21 एक काफ़ी डिटेल्ड डिस्कशन थी, या 20 एक काफ़ी डिटेल्ड डिस्कशन थी, डिटेल्ड बात थी। कॉन्स्टिट्यूशन के इतर भी निकल करके हमें केस लॉस के माध्यम से भी काफ़ी कुछ चीज़ें उसमें एडअप हुई थी, और वो हमें समझना ज़रूरी था। इसलिए हमने केस लॉस के पॉइंट ऑफ व्यू से 20 और 21 दोनों को समझा था। लेकिन आज जो हमारी डिस्कशन है, आज जो हम करने वाले हैं, यहाँ पर हम 3 आर्टिकल्स को बहुत डिटेल वे में डिस्कस करेंगे, 22, 23 और 24। अब देखिए 22 जो है, आर्टिकल 22, इसमें सब कुछ, ये काफ़ी डिटेल्ड आर्टिकल है अपने आप में। इसमें आर्टिकल 22 में अकेले 7 क्लॉजेस है। अगर फंडामेंटल राइट्स आप पूरी देखो, अगर टोटल सारी फंडामेंटल राइट्स से इसको कंपेयर भी कर दो, तब भी किसी भी आर्टिकल में आपको इतने क्लॉज नहीं मिलेंगे। 15 और 16 में 6-6 क्लॉज हैं, बाकी आर्टिकल 22 में 7 क्लॉज हैं। यानी कि आर्टिकल 19 अगर आप देखिए तो उससे भी ज़्यादा डिटेल्ड आर्टिकल 22 है। ऑल्दो आर्टिकल 22 से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, और अगर पूछे भी जाएंगे तो आर्टिकल 22 का एक अपना एक पर्सपेक्टिव है प्रिवेंटिव डिटेंशन को लेकर के, वहीं से जो सवाल हैं वो ज़्यादातर बनते हैं। तो हम प्रिवेंटिव डिटेंशन पर थोड़ा ज़्यादा फोकस देंगे, बाकी सारी चीज़ों को थोड़ा कम ध्यान से देखेंगे। लेकिन आर्टिकल 22 को हम डिस्कस काफ़ी डिटेल में करेंगे, 7 क्लॉजेस को करेंगे। फिर 23 और 24 अपने आप में काफ़ी सीधे साधे से आर्टिकल हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है वो आपको बात बता देंगे, उससे ज़्यादा कुछ पढ़ने की उसमें ज़रूरत नहीं है। तो इन सारे आर्टिकल्स में कुल मिला जुला करके कुल जमा बात ये हुई कि 22, 23 और 24 सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन के लिहाज से, यानी कि जो लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में उसके लिहाज से ही पढ़ना ज़रूरी है। उससे इतर निकल करके हमें केस लॉस से कुछ चीज़ें मिल जाएंगी या कहीं और से कुछ चीज़ें मिल जाएंगी, वो हमें ज़्यादा इधर उधर तामझाम नहीं फैलाना है। अब आर्टिकल 22 को अगर हम जब डिस्कशन स्टार्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर बेसिकली हेडिंग आपको दिखाई दे रही होगी कि ये आपको प्रोटेक्शन देता है अरेस्ट और डिटेंशन के केसेस में। आर्टिकल 20 में आपने अरेस्ट के केसेस में, स्पेसिफिकली अरेस्ट के केसेस में देखा था कि जब पुलिस आपको अरेस्ट कर लेती है तो फिर आपको क्या राइट्स मिलते हैं, और यहाँ पर आपको 2 शब्द दिखाई दे रहे होंगे आर्टिकल 22 के अंदर, अरेस्ट और डिटेंशन का केस। अब आर्टिकल 20 और 22 ये दोनों आर्टिकल्स, पहला पार्ट जो है जो अरेस्ट से डील करता है, इसमें बहुत तरीके से सिमिलर हैं, राइट्स अलग अलग हैं, लेकिन आर्टिकल्स का जो पर्सपेक्टिव है, जो ऑब्जेक्टिव है, वो सेम है। यानी कि आर्टिकल 20 भी आपको अरेस्ट के केसेस में कुछ राइट्स दे रहा था, और आर्टिकल 22 भी का मतलब पहला पार्ट आपको
अरेस्ट के केसेस में कुछ यहाँ पर राइट दे रहा है। सबसे पहले तो 22 पर सीधा जंप करने से पहले ये जो शब्द हैं अरेस्ट, डिटेंशन, ये सब लीगल शब्द हैं और आप एक लेमैन को ये सारे शब्द सही तरीके से समझ में आए ये बिल्कुल भी मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकता। तो अरेस्ट हो गया, डिटेंशन हो गया, पुलिस कस्टडी, जुडिशल कस्टडी, रिमांड, ऐसे बहुत सारे शब्द आपने अपने मतलब जनरल लाइफ में सुने होंगे, न्यूज़ेस में सुने होंगे, पेपर्स में लिखे हुए मिले होंगे आपको। इसके बीच का पहले एक पूरा बेसिक सा डिफरेंस को बहुत आसानी से समझ लेते हैं। देखिए अरेस्ट बहुत सिंपल सा टर्म है। अरेस्ट मतलब कि जब आप पुलिस की कस्टडी में होते हैं, जैसे जब भी कोई क्राइम होता है, क्राइम के बाद सबसे पहली चीज़ जो होती है वो होती है पुलिस आपको अरेस्ट करती है। अगर आपने कोई क्राइम किया है तो पुलिस आपको अरेस्ट करेगी। जैसे पुलिस आपको अरेस्ट करती है, अरेस्ट का मतलब क्या है कि आप पुलिस की कस्टडी में हैं और दो कारण की वजह से यहाँ पर अरेस्ट करते हैं। एक तो जो क्राइम किया है जिस पर्सन ने वो दूसरा क्राइम ना कर दे, कोई और क्राइम ना कर दे, और दूसरा एक बहुत बड़ा कारण ये होता है कि वो एविडेंसेस के साथ टेम्परिंग ना कर दे, यानी एविडेंसेस के साथ छेड़छाड़ ना कर दे जिसकी वजह से वो पूरा केस फंस जाए, इसलिए अरेस्ट करते हैं। यानी कि एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि क्राइम होने के बाद जब पुलिस आपको उठाती है वो अरेस्ट होता है, यानी कि क्राइम घट चुका है और उसके बाद पुलिस ने आपको अरेस्ट कर लिया है, यानी पुलिस की कस्टडी में आप चले गए हैं। उसके बाद जब आप कोर्ट जाते हैं तो मजिस्ट्रेट डिसाइड करता है कि आपको पुलिस की कस्टडी में और रखना है, कि मतलब क्राइम अभी पूरी तरीके से खुला नहीं है, कोई बहुत बड़ा क्राइम किया गया है और अभी उसमें सारे लोग, संदिग्ध लोग जो हैं उनके बारे में जानकारी नहीं मिली है, जिस वेपन से, जिस हथियार से वो क्राइम किया गया शायद वो ना मिला हो, एविडेंसेस पूरे नहीं हैं, तो उस केस में पुलिस को पूछताछ करनी पड़ती है। तो जज के पास मजिस्ट्रेट के पास दो ऑप्शंस होते हैं, या तो वो आपको पुलिस कस्टडी में भेज दे ये सारी चीज़ों के लिए कि भाई आप पूछताछ करो, पुलिस को मौका दे दे, या वो आपको जुडिशल कस्टडी में भेज दे। तो जब आप जेल, कहते हैं ना कि जिला कारागार, जेल चले जाते हो जब आप जेल चले जाते हो उसी को जुडिशल कस्टडी कहा जाता है। और जब आप पुलिस थाने में बंद होते हो, आपने देखा होगा पुलिस स्टेशन होते हैं, पुलिस स्टेशन के अंदर कुछ लॉकअप्स बने होते हैं, तो अगर आप पुलिस स्टेशन में बंद हो, थाने में बंद हो, जहां पुलिस आपसे पूछताछ कर रही है, वो पुलिस कस्टडी हो गया। जब आप जेल चले जाते हो तो वो जुडिशियल कस्टडी, यानी कि आप कोर्ट की देखरेख में हो, वहां पर जज की देखरेख में हो, यानी कि कोर्ट की देखरेख में हो, आप जुडिशियल कस्टडी में हो। तो ये दो अलग शब्द हैं। एक शब्द और आपने कई बार सुना होगा, वो होता है रिमांड का। जब मजिस्ट्रेट के सामने कोई पर्सन जिसने क्राइम किया होता है उसको प्रेजेंट करते हैं और पुलिस अपना पॉइंट रखती है कि अभी इस पर्सन को वो रिमांड पर लेना पड़ेगा। रिमांड यानी कि इससे पूछताछ बाकी है, पूछताछ ज़रूरी है, ये मामला पूरा खुलने के लिए पूछताछ करना इससे बहुत ज़रूरी है। तो उस केस में जो जज या मजिस्ट्रेट होता है वो 15 दिन तक मैक्सिमम पुलिस रिमांड में किसी पर्सन को भेज देता है। और जितना टॉर्चर का केस, ये सारा केस जो आपने सुना होगा, बहुत सारे इल्ज़ाम भी पुलिस के ऊपर लगते हैं। कई सारे तो ऐसे केसेस भी हुए जिसमें पुलिस कस्टडी में बहुत सारे संदिग्ध, बहुत सारे सस्पेक्ट्स की डेथ भी हो गई, अक्यूज़ की डेथ हो गई। तो ये सारा कुछ जो है वो रिमांड के टाइम पर ही होता है, क्योंकि पुलिस पूछताछ करती है। पूछताछ करने के तमाम तरीके होते हैं, आपने 3rd डिग्री टॉर्चर का नाम सुना होगा। हालांकि अब तो ये सब चीज़ें काफ़ी बंद हो गई हैं, कोर्ट इसको लेकर के काफ़ी स्ट्रिक्ट हो चुका है, केसेस बहुत सारे आ चुके हैं। डीके बसु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल का एक केस है, काफ़ी फेमस केस है डीके बसु वर्सेस वेस्ट बंगाल का। इस केस में कोर्ट ने, मतलब मजिस्ट्रेट ने या कोर्ट ने कह लो, कि इसमें गाइडलाइंस दिए थे कि अरेस्ट के टाइम पर पुलिस को क्या क्या गाइडलाइंस फॉलो करनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए, कौन से ह्यूमन राइट्स ध्यान में रखने चाहिए, और जो अरेस्ट जिस पर्सन को किया गया उसके क्या राइट्स हैं। इस केस को आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए, डीके बसु। वैसे तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ से कोई उसका लेना देना नहीं है उस केस का, लेकिन उस केस में मतलब कोर्ट ने समझाया था काफ़ी डिटेल में कि अगर किसी को भी अरेस्ट कर भी लिया है तो उसको जानवरों जैसा उसके साथ आप बर्ताव नहीं कर सकते। बहुत सारी चीज़ें होती थी। एक बहुत बड़ा कांड हुआ था, भागलपुर ब्लाइंड फोल्ड केस, मतलब बिहार का कांड था ये, भागलपुर का कांड था। तो रेप के 2 आरोपी थे, उनको पुलिस ने अरेस्ट किया और उनको ले जा करके बंद किया। और जब पुलिस ने उनको ले जा करके, भागलपुर की घटना थी, उनको पुलिस ने जेल में जब बंद किया तो रात में कुछ जो है तू मैमा हुई पुलिस और उन अपराधियों के बीच में। इतना वो तू मैमा बढ़ गई कि वहाँ के पुलिस वाले ने, उस थाने के पुलिस वालों ने तेजाब डाल के आँख फोड़ दी उस अपराधी की, उन दोनों अपराधियों की, और वो बहुत बड़ा मामला हो गया था। उसके बाद सेम घटना कई और थानों में घटी और ये एक बहुत ही आँख फोड़वा कांड उसको बोला जाने लगा भागलपुर का। और ये पुलिस की छवि को इसने बहुत धूमिल किया। ऐसे बहुत सारी घटनाएं होती हैं। उत्तर प्रदेश में कानपुर में घटना हुई थी जहाँ पर पुलिस ने पीटते पीटते एक अक्यूज़ को मार दिया था, पुलिस कस्टडी में उसकी डेथ हो गई थी, हालांकि वो केस पूरा फिर पलट दिया। ऐसे फिर बहुत सारे केसेस आपने अपने आँख से देखे हैं। तो ये सब कुछ मामला जो है वो यहीं पर पड़ता है, क्योंकि भाई एक बहुत सिंपल सा प्रिंसिपल है जो हमने आर्टिकल 20 में डिस्कस किया था कि जब आप किसी को अरेस्ट करते हो
तो आपने अरेस्ट कर लिया, ठीक है, आपने कोर्ट के सामने ले गए, ठीक है, लेकिन जब तक उस पर्सन को आप गिल्टी प्रूफ नहीं कर सकते तब तक वो इनोसेंट है, यानी कि ही इज़ इनोसेंट अंटिल ही इज़ प्रूवन गिल्टी। तो आप उसके साथ किस बेसिस पर ये मारपीट कर रहे हैं? सिंपल सा ह्यूमन राइट का केस यहाँ पर बनता है, और इसीलिए नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन एक बहुत बड़ा चैलेंज रहती है किसी भी पुलिस वाले के लिए। अब जाहिर सी बात है, उसमें बहुत सारे जो अपराधी टाइप किस्म के लोग हैं, जैसे सच में अपराध किया होता है, वो भी, उनको भी लेवरेज मिल जाता है, वो भी छूट जाते हैं। लेकिन ये ह्यूमन राइट्स कमीशन का जो काम है वो बहुत ज़रूरी है, और इसीलिए बहुत ज़रूरी क्योंकि जिसके पास अथॉरिटी है, जिसके पास पावर है, और जाहिर सी बात है कि अपने पावर को एग्जर्ट करके वो अपनी ताकत दिखाता है। तो आर्टिकल 22 जो है वो अरेस्ट और डिटेंशन दोनों की बात करती है। अरेस्ट पुलिस कस्टडी, जुडिशियल कस्टडी, ये हमने सब समझ लिया। डिटेंशन जो शब्द है ये आपने कई बार किसी केसेस में देखा होगा, अगर आप कॉलेज वॉलेज में पढ़ते होगे, थोड़ा नेतागिरी टाइप की होती होगी आपके कॉलेज में, आपने देखा होगा प्रोटेस्ट वोटेस्ट का केस होता है, उसमें पुलिस आती है, लाठी चार्ज करती है और कुछ बच्चों को उठा करके ले जाती है, कहा जाता है डिटेन कर लिया पुलिस ने, जनरल टर्म्स में हम कह देते हैं डिटेन कर लिया। डिटेंशन का मतलब क्या है? डिटेंशन का मतलब ये है कि एक संदेहास्पद समय होता है, यानी कि एक सस्पेक्ट है और पुलिस को ये पूरा संशय, पूरा मतलब ये विश्वास है कि ये पर्सन क्राइम कर सकता है, यानी कि क्राइम अभी घटित नहीं हुआ है या क्राइम हुआ नहीं है, लेकिन पुलिस को लगता है क्राइम हो सकता है या होने वाला है। उस केस में पुलिस डिटेन करती है, अरेस्ट नहीं करती, क्योंकि क्राइम हुआ ही नहीं है, कोई केस बनता नहीं है। यानी कि अरेस्ट के टाइम पर क्राइम हो चुका है, चार्ज बनता है, चार्जशीट बनती है, और डिटेंशन के केस में क्राइम नहीं हुआ होता है, इसलिए कोई चार्ज टेक्निकली नहीं बनता है, कोई चार्जशीट नहीं बनती है। और क्योंकि कोई क्राइम नहीं हुआ होता है, इसीलिए डिटेंशन को लेकर के बहुत विवाद होते हैं। अभी हम प्रिवेंटिव डिटेंशन जब डिस्कस करेंगे तो ये सारे विवादों के ऊपर भी चर्चा करेंगे। तो आर्टिकल 22 को अगर आप ब्रॉडली डिवाइड करें अरेस्ट और डिटेंशन के राइट्स में, तो आर्टिकल 22 का सब क्लॉज 1, सब क्लॉज 2 और सब क्लॉज 3 जो यहाँ लिखा है, ये तीनों आपको राइट देते हैं अरेस्ट के केस में, कि अगर आप अरेस्ट हो गए हो तो फिर आपके पास क्या क्या राइट्स होंगे। और आर्टिकल 22 का सब क्लॉज 4, सब क्लॉज 5, सब क्लॉज 6, 7 भी, उन चारों क्लॉज को आप देखोगे तो वो आपको राइट देते हैं डिटेंशन के केसेस में, कि अगर डिटेन कर लिया गया है तो आपके पास क्या क्या राइट्स है, या क्या क्या लॉ क्या क्या बोलता है, या कॉन्स्टिट्यूशन क्या क्या बोलता है डिटेंशन के केसेस में। अब अगर अरेस्ट और डिटेंशन को लेकर के फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल ऐड हुए हैं तो आप समझ सकते हो कि ये सब कितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे। और इसीलिए जो हमारे लॉ मेकर्स थे, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, उन्होंने डिटेंशन को भी इसमें ऐड किया, क्योंकि ये डिटेंशन एक ऐसी चीज़ थी जिसको अंग्रेज बड़ा इस्तेमाल करते थे, खूब इस्तेमाल करते थे, या जो भी सरकार आई उसने भी खूब इसका इस्तेमाल किया। डिस्कशन उस पर करेंगे। सबसे पहले आर्टिकल 22 सब क्लॉज 1 को समझ लेते हैं। अब आर्टिकल 22 सब क्लॉज 1 यहाँ पर दो बातें कहता है। पहली चीज़ तो ये कहता है कि जब आपको किसी ने अरेस्ट कर लिया है, तो जब पुलिस ने आपको अरेस्ट कर लिया है तो आपके पास ये राइट है कि आपको आपके अरेस्ट का रीज़न बताया जाए, यानी कि आपको जब अरेस्ट किया गया है तो किस केस में, किस चार्ज पर आपको अरेस्ट किया जा रहा है, किस बिना पर आपको अरेस्ट किया जा रहा है, वो सारे चीज़ आपको इन्फॉर्म की जाए प्रॉपर तरीके से। प्लस अब तो ये भी नियम आ गया कि एफआईआर की जो कॉपी है वो भी जो पर्सन आपको रिप्रेजेंट कर रहा है उसको एफआईआर की कॉपी प्रोवाइड की जाए, आपके फैमिली मेम्बर्स को भी इंफॉर्मेशन दी जाए कि आपको अरेस्ट कर लिया गया है, ताकि एक ग्रुप ऑफ पीपल को पता हो, ताकि आपके साथ कुछ भी कोई भी घटना ना हो जाए थाने के अंदर। इसलिए ये सारी इन्फॉर्मेशन लोग को दी जाती है। ये बात बीएनएसएस का सेक्शन 5 भी कहता है। जो बात आर्टिकल 23 में, आर्टिकल 22 के सब क्लॉज 1 में जो राइट दिया गया है उसको लीगल बनाया गया है सेक्शन 5 बीएनएसएस से। ये सेक्शन 5 सीआरपीसी था, सीआरपीसी अब हट करके बीएनएसएस हो चुका है। आर्टिकल सेम है, बहुत कम उसमें डिफरेंसेस हैं, कुछ कुछ वर्ड उसमें ऐड अप हुए हैं, बाकी आपको नॉर्मली सारी चीज़ सेम ही मिलेगी। तो सेक्शन 5 था वहाँ सीआरपीसी में भी, और ये सेक्शन 5 है बीएनएसएस में भी। तो जब आप अरेस्ट होते हो तो आप सिंपल तौर से पुलिस से पूछ सकते हो कि भाई मुझे किस बेसिस पर अरेस्ट किया जा रहा है, क्या ग्राउंड्स हैं। और आजकल आपने देखा भी होगा कि जब किसी को पुलिस उठाती है, अरेस्ट करती है, तो तमाम वीडियोज़ बनती हैं, तमाम वो पर्सन, कोई दूसरा पर्सन जो वहाँ पर मौजूद होता है वीडियो बना लेता है, फिर उसमें राइट पूछा जाता है क्यों उठाया जा रहा है, पुलिस उसका पूरा एक्सप्लेन करती है क्यों उठाया जा रहा है। अब ये बात भी आती है कि भाई पुलिस जो वर्दी देख के लोगों की अच्छी अच्छी हालत ख़राब हो जाती है, वो पुलिस से पूछे कैसे कि हमको क्यों अरेस्ट किया जा रहा है। खैर, आर्टिकल 22 सब क्लॉज 1 का दूसरा पार्ट कहता है कि जब आपको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है, आपके खिलाफ चार्ज बना दिया है, तो आपके पास ये भी राइट होता है कि आपको आपकी पसंद का लॉयर भी दिया जाए, यानी आप अपनी पसंद का लॉयर हायर कर सकते हो। ये बात बीएनएसएस का सेक्शन 340 कहता है। लॉयर अपनी पसंद का, आप देखते होंगे कि जो भी बड़े बड़े केसेस है, सलमान खान का केस हुआ, सलमान खान जो है वो कपिल सिब्बल को लेकर के पहुंच गए कोर्ट में, संजय दत्त का केस हुआ, टॉप
जो वकील थे वो संजय दत्त का केस लड़ रहे हैं। मतलब आप देखते हो तो ये सब कैसे ये लोग केस लड़ पाते हैं इनका, क्योंकि इनके पास ये राइट है सेक्शन 340 BNSS के अंदर कि ये अपने हिसाब से अपने चॉइस का किसी भी वकील को वहाँ पर खड़ा कर सकते हैं। अब इसी के अंतर्गत एक राइट और आता है जो कि ह्यूमन राइट से बहुत रिलेटेड है। मान लीजिए किसी व्यक्ति को चोरी के केस में अरेस्ट कर लिया, बहुत छोटा सा केस है और ये बहुत ज़्यादा होता भी है। तो मान लीजिए किसी व्यक्ति को चोरी केस में अरेस्ट कर लिया गया हो, बहुत छोटा सा केस है। अब उस व्यक्ति के पास पैसा ही नहीं है कि वो ऐसे इतने बड़े बिग शॉट वकीलों को हायर करे, या कोई मर्डर का केस है वो इतने बड़े बड़े वकीलों को हायर करे, उसके पास कोई पैसा नहीं है, वो बहुत ख़राब बैकग्राउंड से आता है, उसका फैमिली में भी कोई नहीं है और उसको पुलिस ने उठा लिया है। अब उस केस में क्या होगा, ये राइट तो चला गया, वो अपने चॉइस का तो लॉयर ले नहीं सकता, उसके पास उतने संसाधन नहीं है, तो इस केस में क्या होगा, तो इस केस में कोर्ट ने, सरकार ने मिल करके हेल्प यहाँ पर इन लोगों की कर दी है। नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के अंतर्गत, नालसा का नाम आपने सुना होगा, उसका मेजर काम यही है कि वो लीगल सर्विसेज यानी या लीगल एड प्रोवाइड करना। जो व्यक्ति खुद को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, जो व्यक्ति एक वकील, महंगे वकील हायर नहीं कर सकता, उनको नालसा पैनल ऑफ लॉयर्स प्रोवाइड करती है। और ये पैनल क्रिमिनल लॉ के अलग वकील होते हैं, उसमें इन्वायरमेंट लॉ के अलग वकील होते हैं, उसमें सिविल लॉ के अलग वकील होते हैं, फैमिली लॉ के अलग वकील होते हैं, तमाम उनके पैनल्स होते हैं। उनमें से कोई भी एक वकील जो है वो आपके केस में आपके लिए अलॉट हो जाएगा, अगर आपके पास वो संसाधन नहीं है, वो पैसे नहीं हैं। जैसे अजमल कसाब का केस था, तो अजमल कसाब के परिवार तो आया नहीं था यहाँ लड़ने। अजमल कसाब एक टेररिस्ट पकड़ा गया भारत में, अब उसके पेरेंट्स तो आए नहीं थे यहाँ पर केस लड़ने, या उसका कोई जानने वाला तो केस लड़ नहीं रहा था, लेकिन भारत के टॉप वकील उसका केस लड़ रहे थे। कैसे लड़ पा रहे थे, उसी लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के अंतर्गत कसाब को वो, क्योंकि ये एक कानूनी, मतलब कानूनी की प्रक्रिया है, ये एक प्रिंसिपल है कि भाई सबके पास ये राइट होना चाहिए, इसको ऑडी ऑल्ट्रम पार्टम कहते हैं, कि सबके पास ये राइट होना चाहिए कि उसको कम से कम रिप्रेजेंटेशन मिले, उसको कम से कम सुना जाए, उसके भी पक्ष जाना जाए कि उसने वो क्या कहना चाहता है। और इसीलिए हमने कसाब तक के व्यक्ति को, जिसने खुलेआम, जिसके CCTV फुटेज है, जिसने खुलेआम इतने सारे लोगों को मार दिया, उसको भी वकील प्रोवाइड किया गया, और वो भी बिग शॉट वकील प्रोवाइड किया गया उसका केस लड़ने के लिए कोर्ट में। किसी वकील ने, सब वकीलों ने मना कर दिया था उसका केस लेने से, लेकिन फिर भी एक वकील को कोर्ट ने खुद अलॉट किया कि नहीं, आप इसका केस लड़िए, और तमाम पूरे प्रोसीजर को फॉलो करके फाइनली कसाब को फांसी दी गई। तो ये बात सिर्फ भारत में हो सकती है, भारत जैसी डेमोक्रेटिक कंट्री में हो सकती है। वो भी इसलिए हो सकती है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 22 फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत ये सारी बातें लिखी हुई हैं। तो ये दो पार्ट्स हैं उसके, कि आप अपने लॉयर, अपने चॉइस के लॉयर से डिफेंड हो सकते हो, और दूसरी चीज़ कि आपको अरेस्ट कर लिया गया है तो आपको इन्फॉर्म किया जाए कि रीज़न क्या अरेस्ट के, आपको आखिर अरेस्ट किया क्यों गया है। उसके बाद आता है आर्टिकल 22 का सब क्लॉज 2। ये भी दो बहुत सिंपल सी बातें कहता है कि जब आपको अरेस्ट कर लिया गया है तो अरेस्ट के बाद 24 घंटे के अंतर्गत आपको एक मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट किया जाएगा। दैट इज़ योर राइट, कि आपको 24 घंटे से ज़्यादा पुलिस थाने में नहीं रखा जा सकता है, मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट करना ही होता है। लेकिन इसमें ट्रेवल टाइम को एक्सक्लूड कर दिया जाता है, इस 24 घंटे में ट्रेवल टाइम को काउंट नहीं किया जाएगा। अब इसका मतलब बहुत सिंपल सा है, जैसे कैसे ये काउंट होता है, कैसे ये चीज़ चलती है। देखिए, जब भी कोई केस होता है, केस होने के बाद एक FIR दर्ज कराई जाती है। सबसे पहले तो एप्लीकेशन पड़ता है, एप्लीकेशन दिया, उसके बाद उस एप्लीकेशन पर FIR दर्ज कराई जाएगी। अब FIR दो तरीके की होती है, या तो एक नामजद FIR है, यानी कि नेम्ड FIR है। नेम्ड FIR का मतलब क्या है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसने FIR दर्ज कराई, जिस पर्सन ने क्राइम किया है उस पर्सन का नाम भी उसमें दर्ज कराया है कि ये फलाने फलाने व्यक्ति है, इसका बेटा है फलाने फलाने का, यहाँ यहाँ फलाने फलाने जगह रहता है, और इसने ये मर्डर का अपराध किया, मैं प्रथम दृश्य देखा या मेरे साथ ही हुआ है, तो मैंने उसमें नेम्ड FIR कर दी। और दूसरी एक तरीके की FIR होती है जो अननेम्ड, यानी कि अज्ञात FIR होती है। मतलब ऐसा एक क्राइम हुआ, एक मर्डर हुआ चौराहे पर, मैंने बॉडी को देखा, मैंने देखा कि गोली लगी हुई है उस पर्सन को, मैंने पुलिस के पास जाकर के FIR दर्ज कराई, मुझे नहीं पता है कि किसने किया होगा, या मुझे बिल्कुल आइडिया भी नहीं है कि कौन हो सकता है, लेकिन क्राइम हुआ है तो FIR दर्ज होनी ही है, तो वो अज्ञात में यानी अननेम्ड FIR में होती है। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है कि जब नेम्ड FIR होती है तो नेम्ड FIR के बाद पुलिस बहुत ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन नहीं करती है, थोड़ी प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन होती है, कम इन्वेस्टिगेशन होती है, और जो पर्सन का नाम है FIR के अंदर, अगर ये प्रूफ हो जाए, मतलब पुलिस को ये विश्वास हो जाए कि हाँ इसने ये कर सकता है, इज केपेबल ऑफ डूइंग दैट क्राइम, फंसाया नहीं जा रहा है इसको, तो जनरल केसेस में पुलिस उसको उठा लेती है, यानी अरेस्ट कर लेती है।
सेकेंड वाला अज्ञात एफआईआर, उसमें पुलिस को थोड़ी ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ती है, तमाम सीसीटीवी फुटेजेस आजकल की डेट में तमाम वो देखा जाता है और उसके बाद कौन कौन वहाँ पे प्रेजेंट था और उसके बाद अरेस्ट होता है। इन दोनों केसेस में जब अरेस्ट होता है, जैसे ही पुलिस ने दोनों ही एफआईआर में आपको अरेस्ट किया, वैसे ही ये वाला राइट तो आपको होगा ही आपके पास कि आपको इन्फॉर्म किया जाए क्यों अरेस्ट कर रही है। और दूसरा राइट ये होता है कि वहाँ पर पुलिस के पास एक जनरल डायरी होती है जिसको जीडी कहते हैं। पुलिस उस जनरल डायरी में आपका नाम, आपके फादर का नाम, आपका जो रेसिडेंशियल एड्रेस है, मतलब आप कहाँ पर रहते हो, परमानेंट एड्रेस, उसके साथ आपको कहाँ से अरेस्ट किया जा रहा है। मान लीजिए कोई रेस्टोरेंट में आप बैठे हैं तो वहाँ से अरेस्ट किया जा रहा है, तो उस रेस्टोरेंट का नाम, उसका प्लेस, प्लस टाइम, जिस टाइम पर आपको अरेस्ट किया गया है, 9 बज रहे हैं तो 9 बजे का टाइम डलेगा, और प्लस उसके साथ उसमें यह भी मेंशन होता है कि आपका डेट ऑफ अरेस्ट क्या है, किस दिन आपको अरेस्ट किया गया है, कहाँ से अरेस्ट किया गया है, सब कुछ उसमें मेंशन होता है उस जनरल डायरी में। और जो वो जनरल डायरी मेंशन कर दिया गया कि ये पर्सन को पुलिस ने उठाया, अरेस्ट कर लिया है, तो वहीं से ये 24 घंटे का समय शुरू होता है। लेकिन ये 24 घंटे का समय कैसे काउंट होता है, इसको थोड़ा सा देखिएगा कि मान लीजिए आपने क्राइम किया यहाँ पर दिल्ली में, और क्राइम करके जो है आप भाग गए गोरखपुर। अब ये डिस्टेंस 800 किलोमीटर का है। गोरखपुर में आप नचा रहे हो, पुलिस को घूम रहे हो, पुलिस ने आपको पकड़ लिया शाम को। क्राइम आपने आज किया, पुलिस ने अगले दिन यानी कि कल शाम को आपको गोरखपुर से अरेस्ट कर लिया। अब गोरखपुर से अरेस्ट करने के बाद मान लीजिए शाम के 5 बजे पुलिस ने आपको अरेस्ट किया और तुरंत ही पुलिस गाड़ी से लेकर के निकल गई। अगर वो गाड़ी से लेकर के निकल भी गई आपको, तो भी उसको दिल्ली पहुंचने में लगभग 10 से 12 घंटे लगेंगे। तो जब आप गोरखपुर से दिल्ली पहुंच जाओगे, यहाँ पर दिल्ली आ जाओगे, थाने पर आ जाओगे, जनरल डायरी मेंटेन हो चुकी है, जनरल डायरी में वो ट्रेवल टाइम उसमें मेंशन कर देंगे कि 10 घंटे लग गए जी गोरखपुर से दिल्ली आने में। जब आप दिल्ली पहुंचोगे, तब दिल्ली पहुंचने के बाद आपका 24 घंटे का समय शुरू होगा, यानी कि थाने में आने के बाद ये 24 घंटे का टाइम शुरू होगा। उस समय से 24 घंटे जोड़े जाएंगे और उस 24 घंटे के बाद आपको मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट किया जाएगा। तो इसमें जनरली ट्रेवल टाइम जो है वो बढ़ा करके पुलिस अपना लिख लेती है, और उसी ट्रेवल टाइम में बहुत सारे कारनामे भी हो जाते हैं। अब दिखा दिया कि हमारे कार से आए हैं, ट्रेन से दिखा दिया कि ट्रेन से आ रहे हैं, बहुत समय लगेगा, 24 घंटे लगेगा, आ रहे हैं कार से पहले ही पहुंच गया, उसके बाद रास्ते में कहीं रोक के फिर धुलाई शुरू हो गई। तो वो सब काम भी अब कर लेती है पुलिस है, वो उनके पास अथॉरिटी है, उनके पास पावर है, ट्वीक करने का, इधर उधर करने का वो काम कर लेते हैं। बस आपको चाहिए कि अगर ऐसा कुछ है, आपको संदेह है, तो आप पहले से ही वकील कर लीजिए। और वकील जब इन्वॉल्व हो जाते हैं तो वो भी पुलिस के पीछे पीछे लग जाते हैं, तमाम सपोर्ट उसमें मिल जाता है। आपने एक केस देखा होगा कि मुख्तार अंसारी जब जेल में था तो उसको ये संदेह था कि भाई पुलिस ले जा रही है, कहीं उसका भी विकास दुबे वाला हाल ना हो जाए, तो पीछे से पूरे उसके समर्थक, उसकी पार्टी, सब लोग, उसके बेटे बेटे सब उस गाड़ियों के पीछे लग गए, तो पुलिस कुछ नहीं कर पाई उस केस में। तो वैसा ही मीडिया है जो उस केस में वो बचा सकती है। दूसरा आर्टिकल 22 का सब क्लॉज 2 जो है वो ये राइट देता है कि भाई 24 आवर्स के बाद, ये 24 घंटे हो गए जी, अब मजिस्ट्रेट के सामने आपको प्रेजेंट कर दिया, आप मजिस्ट्रेट के सामने पहुंचे, तो मजिस्ट्रेट 2 चीज़ कर सकता है। या तो वहीं से आपको सीधा रिलीज कर देगा, कोई एविडेंस नहीं है, आपको फंसाया जा रहा है, केस बनता नहीं है, चार्ज बनता नहीं है, या पुलिस के पास ज़्यादा कुछ है नहीं, उस केस में वहीं से आपको सीधा कहेगा जी जाओ घर, और वो सीधा आपको वहीं से रिलीज कर देगा। या दूसरा केस ये हो सकता है कि पुलिस आपको आपकी रिमांड मांग ले, पुलिस आपको और डिटेंशन मांग ले कि हमें अभी थोड़ी सी पूछताछ करनी है इसके ऊपर, तो और जज को ये बिलीव भी है कि हाँ ज़रूरत है इसमें पूछताछ की, केस अभी पूरी तरीके से खुला नहीं है, तो या तो पुलिस के पास डिटेंशन में आपको भेज देगा या वहीं से रिलीज़ कर देगा। ये भी राइट आर्टिकल 22 का सब क्लॉज 2 प्रोवाइड करता है। जैसे आपने एक मामला देखा होगा, एक बड़ा ही वायरल वीडियो था सलमान खान का। जयपुर के कोर्ट में सलमान खान बैठे हुए हैं, मजिस्ट्रेट सामने बैठा हुआ, और सलमान खान पूरा कुर्सी पे चौड़े में एकदम पैर पे पैर चढ़ा करके बैठे हुए हैं, एकदम ऑरा 999++ कहा गया उसको, तमाम वो इंस्टाग्राम और इस सब पे वीडियो उसका वायरल है। क्यों सलमान खान इतने चौड़े में बैठे हैं? वो इसीलिए बैठे हैं क्योंकि उनको पता है कि 24 घंटे हो गए हैं और पुलिस के पास ज़्यादा कुछ है नहीं। इस केस में ब्लैक बक वाला केस था, तो यहाँ से मजिस्ट्रेट मुझे रिलीज़ करने वाला है, उनके वकील तमाम मजिस्ट्रेट से बात कर रहे हैं, वो सारा उस वीडियो में दिख रहा है। तो ऐसे केस में डायरेक्ट मजिस्ट्रेट आपको रिलीज़ भी कर देता है। वहीं दूसरी तरफ आपने संजय दत्त का भी केस देखा है, जहाँ पर उनको जेल भी जाना पड़ा और सज़ा भी काटनी पड़ी, क्योंकि मैटर बड़ा हो गया था, केस बड़ा हो गया था, और उस केस में पूरे एविडेंसेस पुलिस के पक्ष में थे, और नेशनल सिक्योरिटी का भी मामला वो हो गया था। उसी समय मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट भी हुआ था, तो वो बहुत ही
बड़े चक्रव्यूह में फंस गए थे संजय दत्त, इसीलिए उनको जेल भी काटनी पड़ गई। चाहे उनके फादर कोई भी हो, चाहे उनके कितने भी बड़े रिलेशंस हो किसी भी नेता से, उनको जेल काटनी पड़ गई। तो ये आर्टिकल 22 सब क्लॉज 2 ये 2 राइट आपको यहाँ पर देता है। फिर आता है आर्टिकल 22 सब क्लॉज 3, और ये आर्टिकल 22 सब क्लॉज 3 शुरुआत करता है प्रिवेंटिव डिटेंशन की। यहाँ से प्रिवेंटिव डिटेंशन का जो ड्रैकोनियन कानून है उसकी शुरुआत होती है। ये आर्टिकल 22 सब क्लॉज 3 कहता है कि भाई 22 सब क्लॉज 1 में ये 2 राइट और 22 सब क्लॉज 2 में ये 2 राइट, ये दोनों जो राइट्स है, ये चारों जो राइट्स आपको मिल रहे हैं 21 में, 1 में और 2 में, ये सब 2 चीज़ों पर लागू नहीं होंगे, यानी कि अप्लाई नहीं होंगे। वो 2 चीज़ें क्या हैं कि जब कोई एनिमी एलियन पकड़ा जाए, जैसे कसाब है वो एनिमी कंट्री का फॉरेनर था, भारत में आया, अपराध किया, उसके ऊपर ये सब उसको राइट नहीं मिलेंगे। या तो ऐसा केस हो, या तो दूसरा, अगर आपको पुलिस ने डिटेन किया है प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के अंतर्गत, तब भी आपके ऊपर, तब भी ये सारी जो चीज़ें, ये सारे जो राइट्स हैं वो आप पर अप्लाई नहीं होते। और इसीलिए प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ को बहुत ही ड्रैकोनियन कानून कहा गया है, यानी कि इसको सरकारें अपने हिसाब से इस्तेमाल करती हैं और इसके ऊपर खूब विवाद भी होता है, क्योंकि प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के ऊपर ये सारे राइट्स खत्म हो जाते हैं आपके पास। क्योंकि आप टेक्निकल मतलब क्या है इसका, मतलब कि आप अरेस्ट हो ही नहीं, आपके ऊपर कोई चार्ज है ही नहीं। जब आपके अरेस्ट हो नहीं, जब आपके ऊपर कोई चार्ज है नहीं, तो ये सारे राइट तो लगेंगे ही नहीं, तो इसीलिए इसको ख़त्म कर दिया जाता है। मतलब आप डिटेन्ड हो, आप सिर्फ पुलिस के पास रखे गए हो, आपके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, बस इसलिए आप पुलिस के पास हो। पुलिस को डर है कि आप कोई पब्लिक इंटरेस्ट में कर सकते हो, आप कोई ऐसी घटना कर सकते हो, आप ऐसा कोई क्राइम कर सकते हो जो पब्लिक के लिए खतरा है, उस केस में आप सिर्फ पुलिस के पास हो, इसलिए ये सारे राइट्स आपको नहीं मिलेंगे। और इसीलिए प्रिवेंटिव डिटेंशन को खूब ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है। जब नेहरू जी की सरकार बनी, लेफ्ट के कई सारे ऐसे नेता थे जो नेहरू जी की सरकार के लिए बहुत बड़ा परेशानी थे। मतलब लेफ्ट हमेशा से कांग्रेस को काफ़ी क्रिटिसाइज़ करते हुआ आया है, और आज देखिए वही लेफ्ट जो है कांग्रेस के साथ मिल करके बिहार में चुनाव लड़ रहा है। और उस लेफ्ट की पूरी लड़ाई जो शुरू हुई थी वो कांग्रेस के खिलाफ ही शुरू हुई थी। तो वो लेफ्ट के कई सारे नेताओं को उसी प्रिवेंटिव डिटेंशन कानून में उठा करके उन्होंने जेल में भर दिया था। और ये इसकी शुरुआत जो है वो इसकी शुरुआत होती है अंग्रेज़ों से। अंग्रेज़ एक्चुअली में इस प्रिवेंटिव डिटेंशन को इस्तेमाल करते थे। कैसे इस्तेमाल करते थे? तो देखिए क्या था कि नेशनल मूवमेंट चल रहा था। नेशनल मूवमेंट जब चल रहा था तो बहुत सारे बड़े बड़े नेता वो प्रोटेस्ट करते थे अंग्रेज़ों के खिलाफ, अंग्रेज़ों की पॉलिसीज़ के खिलाफ प्रोटेस्ट करते थे। वो लोगों को एजुकेट करते थे कि भाई देखो ये अंग्रेज़ जो है इनका असली मोटिव है यहाँ से लूट के ले जाना, यहाँ से पैसे कमाना, ये सिर्फ ऐसे ऐसे कानून बनाते हैं हम लोग को प्रताड़ित करने के लिए। वो उनको एजुकेट करते थे, लोग प्रोटेस्ट में आते थे, लोग अपना गुस्सा व्यक्त करते थे। अब अंग्रेज उनको अरेस्ट तो कर नहीं सकते थे उन लोग को, क्योंकि कोई चार्ज ही नहीं बनता है, कोई अपराध हुआ ही नहीं है, तो अरेस्ट कैसे करेंगे। तो इसलिए उन्होंने प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ बनाया कि कोई अपराध हुआ नहीं है लेकिन फिर भी हम उनको डिटेन कर रहे हैं इस बिना पर कि कोई अपराध हो सकता है। बड़े बड़े नेताओं को, चंद्रशेखर आज़ाद को प्रिवेंटिव डिटेंशन में अरेस्ट कर चुके हैं, नेहरू जी को कर चुके हैं, गांधी जी को कर चुके हैं, सबको, जितने भी बड़े लीडर्स को इन्होंने अंदर किया, जेल भेजा, वो प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर, प्रिवेंटिव डिटेंशन वाले कानून के अंतर्गत ही भेजा। और किस लिए भेजा? क्योंकि वो लोग प्रोटेस्ट करते थे सरकार के खिलाफ। अब आज का समय आप देखिए, आज के समय में सरकारें जो हैं वो जनरली प्रोटेस्ट के केस में, ऐसे केसेस में डिटेंशन कर लेती हैं। और वो कहाँ होता है वो डिटेंशन? प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज के अंतर्गत होता है। आपके कॉलेज में, अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी वगैरह में पढ़े हो तो आपने देखा होगा कि ज़्यादातर चुनाव के समय पर ऐसा प्रोटेस्ट होता है तो पुलिस आती है, डिटेन करके कई लड़कों को ले जाती है। कोई ऐसी बात हो जाती है, लड़के प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उठा करके ले गई, बंद कर दी, तो वो सब डिटेंशन ही होता है। और फिर आप देखोगे 24 घंटे बाद, 48 घंटे बाद उन लड़कों को छोड़ भी दिया जाता है। तो उससे रिलेटेड सारे जो राइट्स हैं वो आर्टिकल 22 से सब क्लॉज 4 से लेकर के पूरा 7 तक में उससे रिलेटेड सारी बातें, सारे राइट्स, सारे कानून, वो चीज़ लिखी हुई है क्या क्या होगा। सबसे पहली बात है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन, मान लो एक्ट आपके ऊपर लग गया और आपको पुलिस ने डिटेन भी कर लिया, लेकिन आपको मैक्सिमम कितने दिन तक डिटेन करके रखा जा सकता है बिना किसी कानून, बिना किसी चार्ज के, बिना किसी क्राइम के? कब तक आप डिटेन रहोगे? तो आर्टिकल 22 सब क्लॉज 4 सीधी बात कहता है कि भाई 3 महीने तक मैक्सिमम टाइम है कि 3 महीने तक नॉर्मल केसेस में डिटेंशन हो सकता है, उससे ज़्यादा डिटेंशन नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर उससे ज़्यादा डिटेंशन होना है तो फिर जो एडवाइजरी बोर्ड है, इस एडवाइजरी बोर्ड में हाई कोर्ट के जजेस होते हैं। ये एडवाइजरी बोर्ड जब
सफिशिएंट अपनी रिपोर्ट में मेंशन करेगा कि इन इन कॉजेज़ की वजह से ये व्यक्ति जो है इसको 3 महीने से ज़्यादा वक्त भी रखना पड़ेगा, तो उस केस में ही 3 महीने से ज़्यादा डिटेंशन हो सकता है। ये बात आर्टिकल 22 सब क्लॉज 4 कहता है। यानी कि मैक्सिमम टाइम जो आपको नॉर्मल केसेस में डिटेंशन दिया जा सकता है वो सिर्फ 3 महीने का डिटेंशन दिया जा सकता है। कश्मीर में बहुत सारे जो युवा थे जो प्रोटेस्ट के टाइम पर 2019 में 370 के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे, उसमें पुलिस से कुछ मतलब हाथापाई भी हुई थी, पत्थर भी चले थे, आर्मी से भी हुआ था। उसमें प्रिवेंटिव डिटेंशन के कानून बहुत सारे युवाओं पे लगे और उनको 3 महीने तक के लिए बंद किया गया और उसके बाद पुलिस को छोड़ना पड़ा उनको, वो इसी राइट के अंतर्गत उनको छोड़ना पड़ा था। बहुत सारे ऐसे भी थे जिनके लिए एडवाइजरी बोर्ड ने बोला कि नहीं, थोड़ा ये ज़्यादा खतरा है तो इनको और समय रखना पड़ेगा। दूसरा आर्टिकल 22 सब क्लॉज 5 बताता है कि जब जैसे अरेस्ट के केस में जब आपको अरेस्ट कर लिया पुलिस ने, तो अरेस्ट के बाद आपको ग्राउंड्स बताने होंगे कि आप उनको ग्राउंड्स बताओ कि आपने किस बेसिस पर इनको अरेस्ट किया है। आप इनको बताइए कि ये बेसिस था, इस बेसिस पर आपको अरेस्ट किया है। वैसे ही जब आप डिटेन भी करोगे किसी को तो आपको ग्राउंड्स बताने होंगे कि आपने क्यों डिटेन किया हुआ है और किन फैक्ट्स के बेसिस पर डिटेन किया हुआ है। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन भी है। अगर पुलिस को लगता है कि आप पब्लिक इंटरेस्ट के लिए खतरा हो और अगर हमने आपको रीज़न बता दिया तो पब्लिक इंटरेस्ट में कुछ गड़बड़ हो सकता है, पब्लिक जो है पब्लिक के भावनाओं में कुछ गड़बड़ हो सकता है, तो उस केस में पुलिस के पास ये भी राइट है कि वो आपको कोई रीज़न ना बताए डिटेंशन का। तो ये भी कई बार आपको देखने को मिलेगा कि डिटेंशन का रीज़न, और जनरली यही होता है कि डिटेंशन का रीज़न पुलिस बताती नहीं है। कुछ केसेस तो ऐसे होते हैं इसमें सीधी तौर पर पता होता है कि क्यों डिटेन किया गया है। कुछ केसेस ऐसे भी हैं जहाँ पर पुलिस बचाने के लिए भी डिटेन कर लेती है। बहुत सारे ऐसे केसेस मिले हैं जहाँ पर पुलिस को पता है कि पब्लिक भावना जो है वो कहीं इस अक्यूज़ के साथ, क्योंकि इसके ऊपर ऐसे आरोप लग रहे हैं तो कहीं इसके साथ पिटाई ना हो जाए, क्योंकि लोगों को ऐसा महसूस हो रहा है तो कहीं इसको वो ना हो जाए। और आपने देखा भी है ऐसा कई बार हो जाता है कि पब्लिक घेर करके मार दे रही है, वकील घेर करके मारने लग जा रहे हैं। तो ऐसे केसेस में पुलिस डिटेन कर लेती है और रीज़न नहीं बता सकती है। पब्लिक इंटरेस्ट में जहाँ पर बात आती है तो पुलिस रीज़न नहीं बताती है। तीसरा जो इसका आर्टिकल 22 सब क्लॉज 6 है वो कहता है कि भाई डिटेंशन के भी जो पर्सन है जिसको आपने डिटेन कर भी रखा है उसके पास भी ये राइट है कि वो एटलीस्ट खुद को रिप्रेजेंट कर सके इस डिटेंशन ऑर्डर के खिलाफ, वो एटलीस्ट कोर्ट जा सके और बता सके, वो अपना पॉइंट रख सके कि ये बात थी इसलिए मुझे डिटेन किया गया, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है और अब मुझे छोड़ देना चाहिए। तो ये 3 राइट्स हैं जो सीधी सीधी तौर पर डिटेंशन के लिए आपको मिलते हैं। उसके बाद आता है आर्टिकल 22 सब क्लॉज 7। यानी कि आर्टिकल 22 सब क्लॉज 7 यहाँ पर लिखता है कि भाई पार्लियामेंट के पास प्रिवेंटिव डिटेंशन से रिलेटेड सारे राइट्स हैं। यहाँ पर वो कहता है कि अगर कोई भी प्रिवेंटिव डिटेंशन से रिलेटेड एक्ट बनेगा, सबसे पहली बात कि अगर कोई भी प्रिवेंटिव डिटेंशन से रिलेटेड एक्ट बनेगा वो पार्लियामेंट बनाएगा। हालांकि स्टेट के पास भी इसमें ताकत होती है, स्टेट भी लॉ बना सकता है, वो हम देखेंगे किन केसेस में बना सकता है। सबसे पहली चीज़ ये कहता है आर्टिकल 22 सब क्लॉज 7 कि अगर आपको 3 महीने से ज़्यादा किसी को प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट के अंतर्गत रखना होगा तो ये बात पार्लियामेंट प्रिस्क्राइब करेगा। पार्लियामेंट वो सारे सर्कमस्टांसेस बताएगा कि कौन से केसेस में 3 महीने से ज़्यादा प्रिवेंटिव डिटेंशन में उस पर्सन को रखा जा सकता है। और इसके लिए पार्लियामेंट ने कई सारे लॉज बनाए भी हैं जिसमें ये बात एकदम साफ भी की है कि इस जहाँ नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, डिफेंस का मामला है, भारत की सोवरेनिटी का मामला है, जहाँ पर ऐसे मामले हैं वहाँ पर 3 महीने से ज़्यादा उस पर्सन को प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखा जा सकता है। कई लोग हैं जो कई साल से प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर बंद हैं। उसके बाद दूसरा आता है कि अगर किसी पर्सन को आपने मान लीजिए डिटेन कर लिया है तो मैक्सिमम क्या डिटेंशन रहेगा, किन केसेस में मैक्सिमम कितना डिटेंशन हो सकता है, इस पर भी पार्लियामेंट कानून बना सकता है। यानी कि आप पहले ही कानून बना दो कि भाई अगर सोवरेनिटी के चक्कर में कोई काम किया है इसने, सोवरेनिटी के लिए अगर ये खतरा है और ये उससे रिलेटेड कुछ कर सकता है, भारत की संप्रभुता को हर्ट कर सकता है, तो इस केस में 5 साल तक का डिटेंशन हो सकता है, इस केस में 3 साल तक का डिटेंशन हो सकता है। तो वो भी उससे भी रिलेटेड कानून पार्लियामेंट बना सकता है। और तीसरी चीज़ कि कानून की पार्लियामेंट जो है एक ऐसा भी कानून बना सकता है जो एडवाइजरी लॉ को, एडवाइजरी बोर्ड जो कि डिटेंशन से रिलेटेड इंक्वायरी करता है और वही बोलता है कि 3 महीना या 3 महीने से ज़्यादा किसी को जेल में रखना है कि नहीं रखना है, उससे भी रिलेटेड प्रोसीजर जो वो फॉलो करेंगे
उससे भी रिलेटेड कानून पार्लियामेंट बना सकता है, और लो ऐसा कानून अभी तक बनाया नहीं है पार्लियामेंट ने। अब पार्लियामेंट ने, क्योंकि ये ताकत पार्लियामेंट को दी गई है 22 सब क्लॉज 7 में स्पेसिफिकली दी गई है, वैसे तो अगर आप देखोगे तो प्रिवेंटिव डिटेंशन एक कॉन्करेंट लिस्ट का हिस्सा है। कॉन्करेंट लिस्ट का हिस्सा होने का मतलब क्या है कि इस पर पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों अपने कानून बना सकते हैं, लेकिन कुछ सब्जेक्ट्स यहाँ पर साफ साफ लिख दिए गए हैं जिस पर सिर्फ पार्लियामेंट के पास अथॉरिटी है कि वो प्रिवेंटिव डिटेंशन से रिलेटेड लॉ बनाए। जैसे डिफेंस का मामला है तो उसमें जो भी लॉ बनेगा प्रिवेंटिव डिटेंशन से रिलेटेड वो पार्लियामेंट बनाएगा। फॉरेन अफेयर्स का मामला है या भारत की सिक्योरिटी का मामला है, ऐसे केसेस में जो प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ बनेगा वो सिर्फ पार्लियामेंट बनाएगा। वैसे तो कई सारे स्टेट्स ने अपने अपने लॉ भी अलग अलग बना रखे हैं, और क्योंकि ये सारा राइट पार्लियामेंट को दिया तो पार्लियामेंट ने कई सारे इसमें एक्ट बनाए। सबसे पहला एक्ट बना था प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950। ये बिल्कुल कॉपी पेस्ट था नेशनल सिक्योरिटी एक्ट जो अंग्रेजों ने बनाया था, एकदम उसका कॉपी पेस्ट था। और ये काफ़ी विवादास्पद भी रहा, क्योंकि इसी केस में, इसी प्रिवेंटिव डिटेंशन 1950 वाले एक्ट में AK गोपालन को पुलिस ने उठा लिया था, अरेस्ट कर लिया था। AK गोपालन लेफ्ट के नेता थे, CPI के नेता थे, और वो कह रहे थे कि भाई कांग्रेस की मुखालफत वो करते थे, कांग्रेस के खिलाफ खड़े रहते थे, चुनाव लड़ने वाले थे, और कहा जा रहा था वो जीत भी जाएंगे। तो इसलिए प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंतर्गत उनको अरेस्ट कर लिया गया था। फिर उसके बाद लेफ्ट के बहुत सारे नेताओं को उसमें अरेस्ट किया गया, और इसका इतना विरोध हुआ प्रिवेंटिव डिटेंशन का कि बाद में इनको रिपील भी करना पड़ा था। 1969 में ये एक्ट जो है रिपील हो गया था। लेकिन रिपील किन शर्तों में हुआ? रिपील इसलिए नहीं हुआ कि ये बहुत ड्रैकोनियन लॉ था और बहुत सारे लोगों के राइट छीन लिए। रिपील इसलिए हुआ क्योंकि अब वक्त बदल गया था, और ये प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट जो है वो नए समय के साथ नए कानून की तरह काम नहीं कर पा रहा था। उसमें कम सजाएं थी, उसमें जो उसका प्रोसीजर था काफ़ी कम था, उसमें बहुत सारी चीज़ें उसमें एडअप होनी थी, बहुत सारे कंडीशंस क्लासेस जो केस के थे वो एडअप होने थे, और इंदिरा गांधी का समय आ चुका था, वक्त बदल गया था। तो इसको हटा करके नया कानून लाया गया जो था मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, यानी 1971। तो इंदिरा गांधी जब फुल मेजॉरिटी से पावर में आई, उन्होंने 1 साल पहले चुनाव करा लिए, तो 71 में ऑलरेडी नेशनल इमरजेंसी लगी हुई थी क्योंकि वॉर का टाइम था। वो पावर में आई, जब फुल मेजॉरिटीज जब वो पावर में आई तो उन्होंने मीसा एक्ट लेकर के आई, यानी कि मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। और यही एक्ट का इस्तेमाल करके जब इमरजेंसी उन्होंने लगाया तो इसको खूब इस्तेमाल किया। जयप्रकाश नारायण के अंतर्गत जब इंदिरा गांधी के खिलाफ बहुत सारे नेता, जो बड़े बड़े नेता आज आप देखते हो, बिहार के नीतीश कुमार, लालू यादव, रामविलास पासवान, चंद्रशेखर, जितने बड़े नेता थे, मतलब टेक्निकली पूरे मतलब भारत के जितने बड़े नेता थे जो सारे पूरा इंदिरा गांधी के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे, सबको मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत ही उन्होंने जेल में डाला था। और लालू जी को तो जब उन्होंने जेल में डाला था मीसा के अंतर्गत इंदिरा गांधी जी ने, तो उन्होंने अपनी बेटी का नाम ही मीसा रख दिया था, मीसा भारती। वो इसीलिए रखा था क्योंकि उनको मीसा कानून में अरेस्ट किया गया था। उसके बाद ऐसे ही बहुत सारे एक्ट बने, नासा बना, फिर टाडा बना, जब जिसमें से मैक्सिमम एक्ट्स को, प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट्स को आज रिपील कर दिया गया है। तो क्योंकि ये बहुत ड्रैकोनियन लॉज होते हैं, इसमें कोई बहुत लाइन ब्लर हो जाती है, मतलब रीज़न फॉर डिटेंशन बहुत ब्लर हो जाता है, ह्यूमन राइट्स के बीच की लाइन बहुत ब्लर हो जाती है, इसीलिए इनको बहुत ही ड्रैकोनियन कानून कहते हैं। कुछ एक्सपर्ट्स तो ये भी कहते हैं कि एक देश में प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ होना ही नहीं चाहिए, मतलब टेक्निकली होना ही नहीं चाहिए, कुछ क्लास ऑफ केसेस में ही होनी चाहिए, अदरवाइज कोई भी प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ होना ही नहीं चाहिए। तो ये पूरी डिस्कशन थी आर्टिकल 22 से रिलेटेड। अब हम आते हैं आर्टिकल 23 के ऊपर। देखिए आर्टिकल 23 और 24 बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड आर्टिकल हैं। आर्टिकल 23 और 24 आपको बताते हैं कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग और बॉन्डेड लेबर के खिलाफ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन खड़ा है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग और बॉन्डेड लेबर किन्हीं भी केसेस में नहीं हो सकता है। तो आर्टिकल 23 और 24 इसी ह्यूमन लेबर, मतलब इसी ह्यूमन ट्रैफिकिंग और फोर्स लेबर के ऊपर बात करते हैं। अब आर्टिकल 23 जो है वो बात करता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग की, कि भाई ह्यूमंस की ट्रैफिकिंग नहीं होनी चाहिए, यानी कि ह्यूमंस को बेचा, ह्यूमन की खरीद फरोख्त, आदमियों की खरीद फरोख्त नहीं होनी चाहिए। खरीद फरोख्त जनरली पुराने समय में आप देखोगे तो स्लेवरी सिस्टम में काफ़ी खरीद फरोख्त, जैसे स्लेव्स बेचे जा रहे हैं, स्लेव्स खरीदे जा रहे हैं, तो ऐसे केसेस में प्रोस्टिट्यूशन के केस में आप देखने को आपको मिलेगा कि लड़कियों को खरीदा जा रहा है, उनको बेचा जा रहा है, वो सब ह्यूमन ट्रैफिकिंग के अंतर्गत आता है और ये पूरी तरीके से प्रोहिबिटेड है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग और उसके साथ में फोर्स लेबर, ये दोनों चीज़ या किसी भी फॉर्म का फोर्स लेबर, इवन बेगिंग को भी फोर्स लेबर के अंतर्गत रखा गया है। और इसको आर्टिकल 23 में जो ये राइट दिया है, इसको हमने
इसके ऊपर कई सारे लॉज भी बनाए हैं। जैसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग को पनिश करने के लिए इमोरल ट्रैफिक एक्ट 1956 बनाया गया। अभी सोचिए कि कानून बना भी नहीं था, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बना भी नहीं था, बना ही था मतलब अभी 1950 में लागू ही हुआ था। उसके तुरंत बाद इमोरल ट्रैफिक एक्ट 1956 सबसे पहले इसलिए बनाया गया ताकि हम ह्यूमन ट्रैफिकिंग को पूरी तरीके से लीगली रोक सके। तो इस एक्ट के अंतर्गत ये कानून है कि भाई 7 साल तक की सज़ा हो सकती है, 10 साल तक की सज़ा हो सकती है, किस केसेस में कैसी सज़ा हो सकती है, वो सारी चीज़ें और वो सारे कंडीशंस यहाँ पर मेंशन है। उसके बाद फोर्स लेबर से लड़ने के लिए, अब यहाँ पर देखिए बेगर जो टर्म यूज़ हुआ है ना इस पूरे आर्टिकल में, बेगर, इसका मतलब ये होता है कि आप कंपल्सरीली किसी को बिना रेम्यूनरेशन के काम कराओ, बेगिंग कराओ। और फोर्स लेबर का मतलब क्या है? फोर्स लेबर का मतलब भी बहुत क्लियर है कि आप किसी को उसकी इच्छा के बगैर और विदाउट कोई रेम्यूनरेशन दिए उससे अगर काम कराते हो तो वो फोर्स लेबर के अंतर्गत आता है। आप ज़बरदस्ती किसी को पकड़ करके अपने घर में काम करा रहे हैं और उसको उसका रेम्यूनरेशन भी नहीं दे रहे हैं तो वो फोर्स्ड लेबर के अंतर्गत आता है। यानी कि उसकी इच्छा नहीं है वहाँ पर काम करने की तो वो फोर्स्ड लेबर के अंतर्गत आ जाएगा। और उसको पनिश करने के लिए हमने बॉन्डेड लेबर सिस्टम एबॉलिशन एक्ट 1976 बनाया। ये पूरा सिस्टम काफ़ी प्रचलित था एग्रीकल्चरल, खास तौर से एग्रीगेरियन स्टेट्स में, एग्रीकल्चर स्टेट्स में। खेतिहर मजदूरों का नाम सुना होगा आपने, बहुत लंबे समय तक उन खेतिहर मजदूरों को बॉन्डेड लेबर की तरह पर काम कराया गया। सिर्फ उनको इतना ही अलाउ था कि वो उस खेत पर ही काम करेंगे और जीवन भर उस खेत पर काम करेंगे और उसके बेसिस उसके ऊपर उनको कुछ भी नहीं मिलता था, उनको कोई सैलरी नहीं, उनको कोई रेम्यूनरेशन नहीं, उनको कोई कंसिडरेशन उस चीज़ का नहीं मिलता था। क्यों? कई बार आपने देखा होगा कि गाँव में ऐसा सिस्टम था कि उधार पे पैसा ले लिया, वो उधार चुका नहीं पाए तो उसके बेसिस पर उनकी गुलामी लिखवा ली जाती थी। बहुत पुराने सिस्टम में, अंग्रेजों के सिस्टम में और उससे पहले भी होता आया था। अब गुलामी लिखवा लिया, इसका मतलब कि वो पर्सन जब तक वो जीवित है तब तक वो उसी ज़मींदार के खेत पर खेती करता रहेगा, उसके बेसिस पर उसको कोई उसका रेम्यूनरेशन भी नहीं मिलेगा। वो सब बॉन्डेड लेबर है और सबको बॉन्डेड लेबर सिस्टम एबॉलिशन एक्ट 1976 के अंतर्गत पनिश भी किया गया है। तो ये बात आर्टिकल 23 कहता है। और फाइनली आता है आर्टिकल 24। आर्टिकल 23 एक और चीज़ यहाँ पर मेंशन करता है। एक केस हुआ था आर्टिकल 23 से रिलेटेड, दीना वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का। अब ये प्रिजन से रिलेटेड केस था। हुआ क्या कि जेल में जो प्रिजनर्स गए थे उनसे जेल में काम कराया जाता था, तमाम तरीके के काम होते थे। उसमें खाना बनाना है, किसी को खेती करना है, जेल के बाहर की जो ज़मीन है उस पर कोई कंस्ट्रक्शन वर्क है तो वहाँ पर भी प्रिजनर्स को लगा दिया। कुछ भी मतलब ऐसे जो छोटे मोटे काम जेल में होते थे, छोटे मोटे तो क्या ही, जो भी ऐसे रिगरस काम होते थे। अब क्या होता था, बहुत लंबे समय तक एक प्रैक्टिस ये चली कि ये जो काम है इसका कोई पैसा वैसा तो प्रिजनर्स को नहीं दिया जाता था और उसका कारण ये था कि इसको पनिशमेंट का एक हिस्सा मानते थे। तो फिर नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, बहुत सारे एनजीओस ने इसके ऊपर केस किया कोर्ट में। वो केस था दीना वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का। और जब केस किया इन नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन और इन लोगों ने, सबने मिल करके, तो इसमें कहा गया कि भाई जो इन प्रिजनर से आप काम करा रहे हो ये तो बॉन्डेड लेबर हुआ, ये तो फोर्स लेबर हुआ, उनकी इच्छा नहीं है काम करने की और ना ही उनको कोई रेम्यूनरेशन मिल रहा है, तो फिर आप कैसे उनसे काम करा सकते हो? यही तो आप आर्टिकल 23 में इसी चीज़ को तो हम प्रोहिबिट कर रहे हैं। फिर हम अपने ही कोर्ट में, अपने ही मतलब जेल में, अपने ही कानून के अंतर्गत इसको हम कैसे लीगलाइज कर सकते हैं? तो इस केस में कोर्ट ने उस चीज़ को एक्सेप्ट किया, इस कंडीशन को, और कोर्ट ने कहा कि प्रिजनर्स को जो हम काम करा रहे हैं उसका उनको प्रॉपर रेम्यूनरेशन मिलना चाहिए। ऑल्दो रेम्यूनरेशन मार्केट रेट से कम होता है लेकिन उनको कुछ रेम्यूनरेशन उसमें मिलना चाहिए। इससे दो फायदे होंगे, एक तो हम फोर्स लेबर के अंतर्गत भी नहीं आएंगे और दूसरी चीज़ कि जब वो जेल के बाहर जाएंगे तो वो एक अच्छी लाइफ लीड कर सके, उतना पैसा उनके पास होगा। अब आपने एक मूवी देखी होगी शॉशैंक रिडेम्पशन, उसमें जो ब्रूक्स हैं, बूढ़ा व्यक्ति जो अपने ज़िंदगी का पूरा समय जेल में बिताता है, 30-35 साल तक वो जेल में रहता है और जब वो बहुत बूढ़ा हो जाता है उसके बाद वो जेल से छूटता है। उसकी कोई परिवार नहीं होता, वो किसी को जानता नहीं है, वक्त बहुत आगे निकल चुका होता है, वो इतना बूढ़ा हो चुका है, अब उससे नौकरी भी नहीं हो रही और फाइनली वो वक्त के साथ तालमेल नहीं बिठा पाता है और ना उसके पास इतने पैसे होते हैं कि वो अपना मतलब जीवन व्यापन कर पाए, वो सुसाइड कर लेता है। इसी चीज़ को समझ लीजिए यहाँ पर कोर्ट रोकने की कोशिश कर रहा है कि मान लीजिए कोई अंडर ट्रायल प्रिजनर है, वो बहुत लंबे समय तक जेल में रहता है, या कोई प्रिजनर है इसको सज़ा हो चुकी, बहुत लंबे समय तक वो जेल में रहता है। जब वो जेल से बाहर जाएगा कम से कम उसके हाथ में इतने पैसे हो कि वो अपना जीवन का गुजर बसर आगे के लिए कर पाए, वो अपनी ज़िंदगी जो है वो अच्छी लाइफ लीड कर पाए। अदरवाइज़ फिर वो उसी साइकिल में, विशियस साइकिल में फंस जाएगा। वो एक क्राइम से निकलेगा, दूसरे क्राइम में घुसेगा, फिर तीसरे क्राइम में घुसेगा। वो रिफॉर्मेशन
वो नहीं हो पाएगा। तो रिफॉर्म करना जेल का पूरा मकसद है, उनको पनिश करना जेल का मकसद नहीं है, बल्कि रिफॉर्म करना जेल का मकसद है। इसलिए ये काम करा करके उनको एक तो फोर्स लेबर भी नहीं होता और दूसरा उनको कुछ पैसे, कुछ रेमुनरेशन भी मिल जाते हैं। अब ये मार्केट रेट से कैलकुलेट नहीं होते हैं, ये भी कोर्ट ने इसी केस में पूरे तरीके से एक्सप्लेन किया था। और फाइनली आता है आपका आर्टिकल 24। आर्टिकल 24 बात करता है कि आप किसी भी बच्चे को, किसी भी चिल्ड्रन की एज, अब आप यहाँ पर वीडियो को रोक करके कमेंट करके बताइएगा कि कोर्ट या लीगल लैंग्वेज में चिल्ड्रन किसको कहा गया है, कितने उम्र के बच्चों को चिल्ड्रन मानते हैं कोर्ट में या लीगल लैंग्वेजेस में, इसको आप पॉज करके बताइएगा। अब इसमें कहा गया है कि भाई बच्चों को आप फैक्ट्रीज में या और जगह पर, कहीं पर भी, फैक्ट्रीज में, रेस्टोरेंट्स में, कहीं पर भी, होटल्स में, कहीं पर भी बच्चों को काम नहीं करवा सकते। वो पूरी तरीके से प्रोहिबिटेड है और वो एक कानूनी अपराध भी है। इसमें कई सारे एक्ट काम आ जाते हैं, जैसे फैक्ट्रीज एक्ट है वो काम में आ जाता है, मिनिमम वेजेस एक्ट है वो काम में आ जाता है, बहुत सारे। लेकिन फिर भी इसका पालन आपको कम होता हुआ दिखेगा बहुत सारे जगहों पर, बहुत सारे होटल्स में, बहुत सारे रेस्टोरेंट्स में, बहुत सारे ढाबाओं पे आपको बच्चे काम करते हुए दिख जाएंगे, जो कि एक्चुअल में एक अपराध है और कॉन्स्टिट्यूशन ने स्पेसिफिकली उस चीज़ को प्रोहिबिट किया है। तो ये डिस्कशन थी जो कि काफ़ी कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड डिस्कशन थी, आर्टिकल 22, 23 और 24 की। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।